सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग घर पर अच्छे से होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण से 7वें पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है समास। बच्चों, समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना या छोटा करना। इसमें दो पदों को इस प्रकार से मिलाया जाता है कि वे आकार की दृष्टि से छोटे हो जाते हैं, परंतु उनके अर्थ में कोई अंतर नहीं आता है। इस प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। शब्द रचना की तीसरी विधि समास द्वारा शब्द निर्माण करना होता है। समास रचना में दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं हस्त लिखित। ये दो शब्द हैं और इनको यदि हम जोड़ दें तो शब्द बनता है हस्तलिखित। इसी प्रकार से चारपाई जोड़ने पर बनता है चारपाई, दस और आनन जोड़ने पर बनता है दशानन, और राजा और पुत्र जोड़ने पर बनता है राजपुत्र। समास प्रक्रिया में जिन दो शब्दों का मेल होता है उनके अर्थ परस्पर भिन्न होते हैं तथा इन दोनों के योग से जो नया शब्द बनता है उसका अर्थ इन दोनों से भिन्न होता है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। राजपुत्र, इसमें पहला पद है राजा और दूसरा पद है पुत्र, लेकिन इसके बीच क्या लगा हुआ है? विभक्ति चिन्ह लगा है, जिसे हम परसर्ग भी कहते हैं, जिसे हम कारकीय संबंध भी कहते हैं। तो मान लीजिए हमने इस का लोप कर दिया, लोप यानी इसे हटा दिया, गायब कर दिया, तो हमारा शब्द क्या बना? हमारा शब्द बनता है राजपुत्र। ठीक इसी तरह से अन्य शब्द भी बनेंगे। तो बच्चों, राजपुत्र जो शब्द बना वो कैसे बना? वो समास की प्रक्रिया से होते हुए बना। क्या किया समास में? हमने इसको इस प्रकार से मिला दिया बेटा कि ये आकार की दृष्टि से छोटे हो गए और इसके बीच लगे विभक्ति चिन्ह का भी लोप हो गया। तब बन गया शब्द राजपुत्र। और यदि हम इसका विग्रह करेंगे तो फिर वही हो जाएगा, राजा का पुत्र। तो मिले हुए पद को हम समस्त पद कहते हैं, और जब इसको हम अलग अलग करके लिखते हैं विभक्ति चिन्हों के साथ, तब ये समास विग्रह कहलाते हैं। इसी तरह से बच्चों कई शब्द बने हैं, जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, राह खर्च, राह के लिए खर्च, माता पिता, माता और पिता। बच्चों, समास के चार भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास के दो उपभेद होते हैं, जैसे कर्मधारय समास और द्विगु समास। आइए पढ़ते हैं पहला समास, तत्पुरुष समास। अब जरा ध्यान दीजिए आप लोग, जिस समस्त पद में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कोई कारकीय संबंध होता है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। सीधा सीधा हम इसे कह सकते हैं बच्चों कि उत्तर पद प्रधान समास तत्पुरुष समास कहलाता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम ले लें यश प्राप्त, तो यश प्राप्त यदि हम शब्द ले लें तो अब आप यहाँ ध्यान से देखिएगा कि पहला पद जो है यानी पूर्व पद यश है और उत्तर पद जो है वह है प्राप्त। अब इन दोनों पदों में हमारा तत्पुरुष समास कहता है कि उत्तर पद प्रधान होता है। तो कैसे उत्तर पद प्रधान होता है? तो इस संसार में यश है, लेकिन उसको प्राप्त करना महत्वपूर्ण होता है। इस कारण से यश प्राप्त इस शब्द में उत्तर पद प्रधान है। इससे पहले मैंने आपको एक शब्द कहा था राजपुत्र, यह भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। जैसे देखने से लगता है कि नहीं पहला पद प्रधान है राजा, तो राजा तो भाई राजा होता है, लेकिन अगर आप इसको जोड़कर यानी समस्त पद बनाकर देखें तो क्या बनता है? तो बनता है राजपुत्र, यानी राजा का पुत्र। वो पुत्र किसका है? राजा का।
इसीलिए दूसरा पद प्रधान समास जो है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। समझ में आया बच्चों? अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में या तो पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है अथवा दोनों पदों के बीच उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा इस समास का विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच कारकीय चिन्ह या परसर्ग नहीं आते हैं। जैसे पहले देखें आप विशेषण विशेष्य संबंध। जैसे शब्द है नीलकमल और लिखा भी है समस्त पद, यानी दो पदों के मेल से ये बना है। इसका समास विग्रह है नीला है जो कमल। अब यहाँ आप देखें कि नीला है जो कमल, इन दोनों शब्दों के बीच कोई भी परसर्ग नहीं आया है। और ये कैसे संबंध रखते हैं? नील चूँकि विशेषण है और विशेष्य क्या है? कमल। तो यहाँ विशेषण विशेष्य संबंध भी है, इसीलिए नील कमल में कर्मधारय समास होगा। फिर दूसरा है पीतांबर। पीत धन अंबर पहला पद है, यानी पूर्व पद पीत यानी पीला और अंबर यानी वस्त्र। तो पीला है जो वस्त्र, इन दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य संबंध होने के कारण यहाँ कर्मधारय समास है। अब आइए उपमेय और उपमान को भी देख लेते हैं। जैसे शब्द है चरण कमल, यानी कि कमल के समान चरण। तो उपमेय क्या है? चरण, और उपमान क्या है? कमल। तो यहाँ पर हुआ कि कमल के समान चरण। उपमान उपमेय संबंध दिखाई दे रहा है। फिर है भुजदंड। दंड के समान भुजा। भुजा कैसी है? दंड के समान। तो इस प्रकार भुजदंड शब्द बना। इसी तरह से राम रत्न, राम रूपी रत्न। मुख चंद्र, चंद्र के समान मुख। बच्चों यहाँ पर विग्रह करते समय है जो आया है, के समान आया है, रूपी आया है, ये विभक्ति या कारक चिन्ह नहीं है। इसीलिए परिभाषा में बताया गया कि इस समास का विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच कारकीय चिन्ह या परसर्ग नहीं आते हैं। बच्चों यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जिस समास में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान संबंध पाया जाता है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। अब आइए तीसरा समास है द्विगु समास। द्विगु समास की सबसे बड़ी पहचान है कि इसका पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है, यानी संख्याओं के बारे में बताता है, तथा उत्तर पद किसी समूह का बोध कराता है। जैसे चतुर्भुज। अब चतुर्भुज का समास विग्रह है चार भुजाओं का समूह। अब आप यहाँ देखिए, पहला शब्द है चतुर और दूसरा शब्द है भुज। तो चतुर का मतलब चार होता है ना, तो पहला पद संख्यावाची हुआ यहाँ, और भुज यानी भुजाएं। तो जब ये मिल गया तो ये किसका बोध कराने लगा? ये समूह का बोध करा रहा है, चार भुजाओं का समूह। चवन्नी, चार आनों का समाहार। इसी तरह से पंजाब, पांच आबों का समूह। आब यानी नदियों का समूह। फिर अतः विग्रह करते समय उत्तर पद के साथ समूह या समाहार शब्द अवश्य जोड़ा जाता है। यदि विग्रह करते समय उत्तर पद के साथ समूह या समाहार शब्द का प्रयोग नहीं किया गया हो तो पूर्व पद संख्यावाची होते हुए भी कर्मधारय समास कहलाएगा। जैसे शब्द है दोपहर। तो दोपहर का मतलब कैसे इसका विग्रह हो गया कि दोपहर है जो, यानी दोपहर है जो। तो ये हो गया कर्मधारय समास। और द्विगु समास कैसे होगा? दो पहरों का समाहार, यानी दो पहर का समाहार समूह। फिर है आपका नौ रातें हैं जो। अगर आप इस तरह विग्रह करेंगे तो कर्मधारय समास हो जाएगा। और नौ रातों का समाहार यानी नौ रातों का समूह, तब ये हो जाएगा आपका द्विगु समास। तो विग्रह करने पर भी समास निर्भर करता है। देखिए द्विगु समास के कुछ अन्य उदाहरण। जैसे चौराहा, चार राहों का समाहार।
आप चौराहा तो जानते हैं ना बच्चों, जहाँ पर 4 राहें होती हैं। तो 4 राहों का समाहार इस प्रकार विग्रह करने पर ये शब्द बनता है चौराहा, और इसमें कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। 10 आननों का समाहार अर्थात 10 मुखों का समाहार। समूह किसका है? दशानन का अर्थात रावण का। शताब्दी 100 अब्दों, अब्दों यानी वर्षों का समाहार। 100 वर्षों के समूह को क्या कहते हैं? शताब्दी। इसी प्रकार से पंचवटी 5 वट वृक्षों का समूह पंचवटी। 9 ग्रहों का समाहार। सप्ताह 7 दिनों का समूह सप्ताह कहलाता है। और ये सारे के सारे शब्द चौराहा, दशानन, शताब्दी, पंचवटी, नवग्रह और सप्ताह द्विगु समास के उदाहरण हैं। अब चौथा देखिए बच्चों, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास के दोनों पद गौड़ होते हैं। गौड़ का मतलब कम महत्वपूर्ण, और ये तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद के बारे में कुछ कहते हैं, और यह तीसरा पद ही प्रधान होता है। उदाहरण के लिए पीतांबर शब्द देख लीजिए। पीतांबर शब्द में पीत तथा अंबर इन 2 पदों से मिलकर यह बना है। यदि इस शब्द का विग्रह पीले रंग का अंबर या वस्त्र किया जाए तो विशेषण पीत तथा विशेष्य अंबर होने के कारण ये कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। किंतु यदि इसका विग्रह किया जाए पीला है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण, तो यही उदाहरण बहुब्रीहि समास का हो जाएगा, क्योंकि इस विग्रह में पीत तथा अंबर दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद श्री कृष्ण की विशेषता बता रहे हैं। देखिए बहुब्रीहि समास के कुछ और अन्य उदाहरण, जैसे समस्त पद है मुरलीधर, मुरली को धारण किया है जिसने, इसका समास विग्रह है। किसने धारण किया है बच्चों? कृष्ण ने। नीला है कंठ जिसका, अर्थात नीलकंठ। कौन है नीलकंठ? भगवान शिव। चक्र धारण किया है जिसने, अर्थात चक्रधर। कौन है? भगवान विष्णु। अर्थात चक्रधर 2 पद हैं, और ये दोनों ही पद मिलकर इस प्रकार विग्रह करने पर किसी और की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। इसके बाद बच्चों 5वां समास है द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात कोई पद गौड़ नहीं होता है। समस्त पद बनाते समय दोनों पदों को जोड़ने वाले अव्ययों और तथा या आदि को हटा दिया जाता है। जैसे शब्द है माता पिता, माता और पिता। दाल चावल, दाल और चावल। अन्न जल, अन्न और जल। चाय कॉफ़ी, चाय या कॉफ़ी। बच्चों आपने यहाँ देखा कि माता पिता इस उदाहरण में दोनों ही पद प्रधान हैं, और इसके बीच में समास विग्रह करते समय और का भी प्रयोग किया गया है। एक उदाहरण और देख लीजिए, चाय कॉफ़ी। चाय कॉफ़ी में समास विग्रह करते समय चाय या कॉफ़ी इसका भी किया गया है। तो बच्चों इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई भी पद गौड़ नहीं होता है, और तथा जिसका विग्रह करते समय और तथा या आदि का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व का अर्थ होता है 2, यानी दोनों ही महत्वपूर्ण हो जहाँ। अब आइए 6वें समास का अध्ययन करते हैं, जिसका नाम है अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद कोई अव्यय या अविकारी शब्द होता है, उस समास को हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति पद यथा और शक्ति के योग से बना है। इसका पूर्व पद यथा एक अव्यय है, और इसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। अव्ययी भाव समास के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार से हैं, जैसे यथा समय, समय के अनुसार। प्रतिदिन, दिन दिन या हर दिन। भर पेट, पेट भर। हर पल, पल पल। आजन्म, जन्म से लेकर, और प्रत्येक एक। यह इन शब्दों का विग्रह है, और यहाँ पर अव्ययी भाव समास हुआ है। बच्चों अभी हम लोगों ने इस पाठ का अध्ययन किया, और
देखा कि समास किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं और उन भेदों की क्या विशेषता है। अब आइए एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि इस पाठ में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। पहला, शब्द रचना की वह विधि जिसमें दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाया जाता है, समास रचना विधि कहलाती है। दूसरा, समास प्रक्रिया में जिन दो शब्दों का मेल होता है उनके अर्थ परस्पर भिन्न होते हैं तथा इन दोनों के योग से जो नया शब्द बनता है उसका अर्थ इन दोनों से भिन्न होता है। तीसरा, समास रचना में भाग लेने वाले पहले शब्द या पद को पूर्व पद तथा दूसरे शब्द या पद को उत्तर पद कहा जाता है। पूर्व पद एवं उत्तर पद के योग से बनने वाले नए शब्द को समस्त पद कहा जाता है। चौथा, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कही जाती है। पांचवा, समास 4 प्रकार के होते हैं, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व तथा अव्ययीभाव समास। छठवां, तत्पुरुष समास के 2 उपभेद होते हैं, कर्मधारय तथा द्विगु समास। बच्चों, अब आपको इस पाठ से कुछ अभ्यास कार्य करना है जो इस प्रकार से है। पहला, समास रचना से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझाइए। दूसरा, अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद बच्चों जितना भी अभ्यास कार्य आपके पुस्तक में दिया है पेंसिल की सहायता से हल करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो।